हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वरुण, एक 11 साल का लड़का एक दिन स्कूल से घर नहीं लौटा। पूरे 2 हफ्ते की तहकीकात के बाद वरुण के पिता अनुराग के एक मुलाजिम हसन कादरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आखिरकार पुलिस के पास वरुण के बारे में खबर थी। देखिए इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। महाराष्ट्र के थाने जिले के अंबरनाथ शहर के अनुराग बैनर्जी एक सेकेंड हैंड कार शोरूम के मालिक थे। इन्होंने 5-6 महीने से चल रहे एक्सटॉर्शन कॉल्स को किसी सिरफिरे की शरारत समझकर नजरअंदाज किया। फिर एक दिन 3 मई 2014 को अनुराग और उसकी पत्नी पूर्वी का इकलौता बेटा 11 साल का वरुण स्कूल से घर नहीं लौटा। बच्चे का दोस्त विकास बताता है कि वरुण स्कूल बस में था ही नहीं। स्कूल अथॉरिटी कहती है कि वरुण क्लास में प्रेजेंट था। स्कूल का वॉचमैन कहता है कि वरुण स्कूल के बाद सामने वाली दुकान में चॉकलेट खरीदने गया था। बस ड्राइवर बताता है कि उसने थोड़ी देर इंतजार किया पर वरुण नहीं आया। सवाल उठता है कि आखिरकार वरुण कहां चला गया। लोकल पुलिस इस केस को बहुत हल्के तरीके से लेती है। पुलिस के रवैये से हताश होकर अनुराग खुद वरुण को ढूंढने निकल पड़ता है। हरीश, अनुराग का पड़ोसी और दोस्त, उसकी मदद में लग जाता है और पुलिस पर भी दबाव डालता है कि वो ठोस एक्शन ले। अगली सुबह 6 बजे अनुराग को किडनैपर का कॉल आता है फिरौती के लिए। फोन नंबर कमलेश सुरभे का होता है जो एक वॉचमैन है। कमलेश साफ साफ इनकार करता है कि उसने अनुराग को फोन नहीं किया था। फिर कमलेश को याद आता है कि 4 मई की सुबह को जब वो ड्यूटी के बाद चाय पी रहा था, किसी अजनबी ने उससे फोन मांगा था ये कहते हुए कि कोई अस्पताल में एडमिट हुआ है, उसके घर वालों को फोन करके बताना है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो अजनबी था कौन। देखते देखते कई दिन निकल जाते हैं और वरुण का कुछ पता नहीं चलता। और फिर नाम उठता है हसन कादरी का। ये अनुराग के शोरूम में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला मैकेनिक है। ये बैनर्जी परिवार के काफी करीब भी है। वरुण की किडनैपिंग के ठीक एक दिन बाद से हसन गायब है। हसन के फोन रिकॉर्ड से पुलिस को उसका एड्रेस मिलता है, लेकिन उस एड्रेस पर हसन 2 साल पहले रहता था। उसके फोन की लास्ट लोकेशन होती है कासर वडावली। पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि वो इस इलाके में किराए के घर में रहता है, पर 10 दिन से घर नहीं आया है। पर हसन के मकान मालिक से पुलिस को उसका परमानेंट एड्रेस मिलता है जो कि अलीबाग में है। यहाँ पुलिस हसन के पिता, माँ और छोटी बहन से मिलती है। उन्हें बस इतना मालूम होता है कि कुछ दिन पहले हसन अपनी बड़ी बहन परवीन और जीजा सुहेल के घर गया था उल्लासनगर में। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जब उसकी बहन और जीजा एक हफ्ते के लिए शहर के बाहर गए हुए थे, तब हसन अकेला उनके घर में रह रहा था। हसन के जीजा के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि हसन ने उन्हें आखिरी बार एक लैंडलाइन से फोन किया था जो कि शोलापुर का नंबर था। आखिरकार हसन को पुलिस ट्रेस कर लेती है। वो कहता है कि उसने अपना सेल फोन सिर्फ इसलिए स्विच ऑफ किया था क्योंकि वो शहर के बाहर जा रहा था। वो ये भी बताता है कि अनुराग बैनर्जी ने उसे हमेशा पैसों की मदद की है, तो फिर वो उनके लड़के की किडनैपिंग क्यों करेगा। दूसरे दिन अनुराग को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। हेलो अनुराग जी, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ पता चला आपको? हाँ, हमें मिल गया वो। मिल गया? मिल गया? कहाँ है? कहाँ पे वो? आपके साथ है? आप पहले आ जाइए प्लीज। अब आगे आइए। वरुण कहाँ है? कौन है ये? रोले पूर्वी, ऐसे अंदर ही अंदर मत घुट। तेरा वरुण जा चुका है हम सबको छोड़कर। वो अब नहीं लौटेगा। हसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसी ने हमें बताया कि उसने वरुण को मार के उसकी बॉडी कहाँ फेंकी थी। हाईवे के पास जंगल में। आज सुबह ही हमें बॉडी मिली।
वरुण को उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन वो किडनैप हुआ था। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, इसलिए इस वक्त ये बताना तो मुश्किल है कि मर्डर कैसे हुआ, पर शायद गला दबाने से मौत हुई है। ये सब हसन ने कबूल किया, हाँ, लेकिन उसने वरुण का मर्डर क्यों किया? कुछ बताया? हसन ने पैसों के लिए आपके बेटे की जान ले ली मिस्टर बनर्जी। सब कुछ खत्म हो गया पूर्वी। वरुण हम सबको छोड़ के चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा बच्चू, मैं नहीं समझूंगी। हाँ चलो जल्दी बंद करो और खाना खाने आ जाओ। तूने ये क्यों किया हसन? क्या अनुराग सेठ? मेरे बेटे को क्यों मार डाला तूने? मैंने वरुण को नहीं मारा, ये पुलिस वाले मुझे फंसा रहे हैं। बकवास बंद कर। उन्हें वरुण की बॉडी जंगल में मिली है। जब तूने उसे मार कर फेंक दिया था तो ही उन्हें मारे गया था ना? नहीं साहब, ये झूठ है। सेठ, इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया और मुझसे ये कबूल करवाया। मैंने कुछ भी नहीं किया और ज़बरदस्ती मुझे कबूल करना पड़ा साहब। मुझे अगर पैसे की ज़रूरत होती तो मैं आपसे मांग लेता ना। इससे पहले भी तो मैंने मांगा है आपसे पैसे और आपने भी मुझे कभी मना नहीं किया। मैं वरुण को कैसे मार सकता? तू ये कह रहा है कि तू पुलिस वालों को लाश तक नहीं ले गया? मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण का किडनैप हुआ है। ये लोग मुझे सोलापुर से उठा के ले आए साहब, और तभी मुझे पता चला है ऐसा कुछ हुआ है करके। ये पुलिस वाले ना मुझे फंसा रहे हैं और ये केस बंद करने के चक्कर में मेरे नाम का बिल फाड़ रहे हैं। साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मुझे बचा लो साहब, बचा लो मुझे। मैं आपको पैर पड़ता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर बनर्जी? हसन कह रहा था कि उसने ये जुर्म नहीं किया है, आपने जबरदस्ती उसे कन्फेशन करवाया है। उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया है, मर्डर, और अब बड़ी चालाकी से आपको एक कहानी सुना रहा है और आप उसका भरोसा भी कर रहे हैं। तो क्या आप पर भरोसा करें? और क्यों करें इंस्पेक्टर? जब वरुण गायब हुआ था और हम आपके पास आए थे तो आपने पूरा एक दिन लगा दिया था कोई कदम उठाने में, और अब जब उसकी लाश मिली तो मर दिया केस हसन के सर, कर दिया केस क्लोज। बात बताइए इंस्पेक्टर, क्या सचमुच ये सब हसन ने किया है या दाल में कुछ काला है? हरीश साहू, दाल में कुछ काला है या तुम्हारी दोस्ती में? क्या मतलब? खेल तो सारा मतलब का ही है हरीश साहू। एक सेकंड के लिए भी मिस्टर बनर्जी का साथ नहीं छोड़ते तुम। ये दोस्ती है या डर है? डरते हो ना इस बात से कि कहीं मिस्टर बनर्जी को तुम्हारा सच ना पता चल जाए। कौन सा सच? तुम्हारे लालच का सच। ये भी तो हो सकता है कि इस किडनैपिंग और मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ हो और तुम्हारे किराए के टट्टुओं ने इस साजिश को अंजाम दिया हो। वेरी नाइस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए तो पहले हसन को बकरा बनाया और अब मेरा गला काटने पर तुले। बकरा कौन बना और गला किसने काटा बहुत जल्द पता चल जाएगा हरीश साहू। मेरी नजर है तुम पर। अनुराग, पुलिस वालों ने कुछ तो गड़बड़ की है। बेचारे हसन को फंसाया जा रहा है। उसकी गलती क्या है? यही ना कि उसका फोन ऑफ था और वो बिना बताए कहीं चला गया था, बस। लेकिन बेवजह एक मासूम को फंसाना गलत है। ये बेहद दर्दनाक केस अब सच और झूठ की कगार पर खड़ा था। 11 साल के वरुण का मर्डर हुआ था और लाश बरामद हुई थी, लेकिन लाश कैसे बरामद हुई और वरुण का हत्यारा कौन था, इस बात पर एक सवालिया निशान लग गया था। अगर हसन हत्यारा नहीं था, अगर हसन पुलिस को लाश तक नहीं ले गया था, तो फिर इस केस की सच्चाई क्या थी?
सर शुरू से ही वो ऑफिसर इस केस को लाइटली ले रहा है। उन्हें मालूम था कि बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा, लेकिन फिर भी पूरा दिन गुजर जाने के बाद वो फोटोग्राफ लेने के लिए रात को आते हैं। मिस्टर बैनर्जी, आपने जो खोया है उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन ऐसे में लोग गहरे सदमे में अक्सर पुलिस पे उंगली उठाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं किया, हालांकि सच्चाई कुछ और होती है। सर सच्चाई तो यह है कि वरुण के साथ साथ मेरी और मेरी पत्नी की जिंदगी भी खत्म हो गई है सर, लेकिन एक आदमी की जिंदगी बेवजह बर्बाद हो रही है। हसन कादरी मेरा मैकेनिक, उसका कहना है कि उसी ऑफिसर ने जबरदस्ती उसे ये जुर्म कबूल करवाया सर। उस ऑफिसर ने तो हमें ये तक नहीं बताया कि लाश कैसे मिली, कत्ल कहाँ हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कत्ल क्यों हुआ। सर मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि असली मर्डर पकड़ा जाए। इस केस में आपकी पुलिस का रवैया शुरू से अजीबोगरीब रहा है, मानो उनको कोई इंटरेस्ट ना हो, मानो ये नॉर्मल बात है कि बच्चे 2-2 हफ्ते तक घर से गायब रहते हैं और फिर उसकी लाश मिलती है। आप चाहे कोई भी सफाई दे दीजिए सर, ये सच्चाई नहीं बदल सकती। मैं मानता हूं कि कुछ लैप्सेस हुए होंगे। हुए होंगे सर? नहीं सर, हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं सर। आई एग्री विथ यू, गलतियां हुई हैं। एक बच्चे के गायब होने का मामला था और एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए था। वरुण मेरा बेटा बच सकता था सर। आई एम सॉरी मिस्टर बनर्जी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वरुण के हत्यारे नहीं बचेंगे। मैं ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप रहा हूं। सर बच्चा किडनैप 3 मई को हुआ और उसकी लाश 18 मई को मिली। पूरे 2 हफ्ते बाद। और फिरौती के लिए सिर्फ एक ही फोन आया, वो भी 4 मई को। किडनैपिंग के ठीक 1 दिन बाद। अजीब है। और किडनैपिंग की रात जब लोकल पुलिस मिस्टर बैनर्जी के घर इन्वेस्टिगेशन करने गई तो यूनिफॉर्म में थी। उन्हें यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहिए था। किडनैपर बैनर्जी का कोई करीबी हो सकता है। उसे पता चल गया होगा कि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। ये इस केस के पेपर्स हैं, सारे हैं। क्या हसन कादरी ने वाकई में अपना जुर्म कबूल किया था तुम्हारे सामने? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये केस बंद करने के लिए। साहब 3 मई को किडनैपिंग के बाद तूने बच्चे का कितने बजे कत्ल किया हसन कादरी? मैंने वरुण को नहीं मारा है साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि तूने खुद पुलिस को वो जगह दिखाई थी जहां तूने उस बच्चे को मारकर फेंका था। ये सही नहीं है साहब, ये झूठ है। पुलिस के सामने तूने अपना जुर्म कबूल किया है हसन? ये भी झूठ है साहब, मुझसे ये जुर्म जबरदस्ती कबूल करवाया गया है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम सर। क्या बोल, लाश कहाँ ठिकाना लगाई? बोल। हाईवे के पास जंगल में साहब। मैंने ऐसा बोला ही नहीं है साहब, मुझसे बुलवाया गया है। वो लोग तुझे लेकर गए थे? हाँ साहब, उन्हें पता था कि बच्चे की लाश कहाँ है। वो सब नाटक कर रहे थे साहब। तूने पहले दिन ही बच्चे की जान ले ली थी। ये सब झूठ है साहब, एक भी बात सच नहीं है। ये एक ही सस्पेक्ट है हमारे पास, और इसके खिलाफ इसके कबूलनामे के अलावा हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। 50% चांस है कि ये बेगुनाह है और 50% चांस है कि ये बहुत ही चालाक खिलाड़ी है। सर एक और आदमी था जिसके फ़ोन से किडनैपर ने कॉल किया था, कोई कमलेश सुरवे। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ज़रूरी नहीं समझा कि कमलेश हसन की आइडेंटिफिकेशन करे। ये वाकई अजीब बात है। नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। हसन को जानते हो? नहीं साहब, मैं किसी हसन को नहीं जानता। नमस्ते। ये कमलेश का भी 50-50 है। या तो ये वाकई हसन को नहीं जानता, या फिर जानता है और ना जानने का नाटक कर रहा है। सर जब ये मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मिस्टर बैनर्जी से किसी भी धमकी या खतरे के बारे में पूछा तक नहीं। खतरा किसके लिए था? उस बच्चे वरुण के लिए या फिर बैनर्जी के परिवार के लिए? सर मैंने अनुराग बैनर्जी से बात की, मैं उसे हसन के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी उसने बातों बातों में जिक्र किया कि उसे ऐसे कॉल्स आया करते थे। किससे? सर वो तो कह रहा था उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, उसे लगा किसी सरफरे के फालतू कॉल्स हैं इसलिए वो इसे इग्नोर करता रहा। हेलो, इस बेटे तैयार है ना? हेलो,
टाइम और जगह बता, 30 लाख कहाँ लेने आऊं? तुम हो कौन? हाँ सर, पहले भी मेरे पास ऐसे कई कॉल्स आते रहे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कॉलर आपको धमकी भरे कॉल करता रहा, उसके बाद आपका बेटा किडनैप हो गया, फिर भी कभी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं। काश आपने उसे सीरियसली लिया होता मिस्टर बनर्जी, तो आपकी पहली कंप्लेंट में ही उस आदमी का जिक्र होता। पर उस पुलिस ऑफिसर ने तो मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन आपने खुद भी तो कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। सर, मैं अपने बच्चे के घर वापस ना आने को लेकर इतना टेंस था कि मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन अगर उस ऑफिसर ने एक बार भी मुझसे बोला होता तो शायद मैं बता देता उसे। आपकी वाइफ? जी सर। आपने इनसे कभी जिक्र किया था उन धमकियों भरे कॉल्स के बारे में? नहीं सर, मैंने दरअसल इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। दरअसल ये कॉल्स रोज रोज तो आते नहीं थे, बस 2-4 महीने में बीच बीच में कभी कभार आ जाते थे, और मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए। मिस्टर बनर्जी, मुझे आपकी पत्नी से कुछ बातें करनी है। वरुण की मौत के बाद से मेरी पत्नी ने किसी से बात नहीं की, एक बार रोई तक नहीं। शी इज इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक सर। धमकियों वाले फोन आ रहे थे तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते। ठीक है, अनुराग बनर्जी ने अपने आप ये बात आपको नहीं बताई, शायद वो सच छिपा रहा था। ये भी हो सकता है कि वो सच में ये बात बताना भूल गया, पर हम ये सवाल करना कैसे भूल सकते हैं, जबकि किडनैपिंग और असॉल्ट के केस में ये बेसिक सवाल होते हैं कि क्या आपको किसी से कोई खतरा था, क्या आपको धमकियों भरे कॉल आ रहे थे। पर नहीं, आपने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। ये गलती नहीं है ऑफिसर, बल्कि उस चीज से नजर फेरने वाली बात है जिस चीज पर सबसे पहले नजर जानी चाहिए थी। ये अनुराग बनर्जी और उसका वो पड़ोसी हरीश साहू, ये दोनों जब पहली बार मेरे पास आए थे तब से झगड़ा करने के मूड में थे। हर बात पे उल्टे सवाल कर रहे थे। हमारी किसी भी बात पर, किसी भी कदम पर उनको भरोसा ही नहीं था। अब ऐसे में थोड़ा 19-20 तो हो जाता है। इस 19-20 के बीच में एक मासूम बच्चे की जान अटकी थी। काश के 19-20 ना हुआ होता ऑफिसर। काश ऐसा हुआ होता या ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा किया जाता या ऐसा ना किया जाता। इस केस के अंधेरे में ऐसे कई काश थे जो अब धीरे धीरे उजाले में आ रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन अब उन छोटे छोटे हल्के हल्के फैसलों पर रोशनी डालने लगी जो काश नहीं लिए गए होते या फिर लिए गए होते। सर, उस कमलेश ने इसी चाय की टपरी पर उस किडनैपर को फोन दिया था। कमलेश सुर्वे को जानते हो? वॉचमैन। हाँ साहब, जानता हूँ सर। क्राइम ब्रांच। चाय पियेंगे साहब? पहले ये बताओ कि कमलेश सुर्वे यहाँ रोज आता है? हाँ साहब, वो नाइट ड्यूटी करके यहाँ पे आता है डेली और चाय पी के उसके बाद घर जाता है साहब। 4 मई को भी वो यहाँ आया था? रोज आता है साहब, आया ही होगा। कमलेश ने हमें बताया 4 मई को जब वो यहाँ आया था तो एक अजनबी ने उससे उसका फ़ोन लिया था अर्जेंट कॉल करने के लिए। उस अजनबी को जानते हो? अब यहाँ इतने ग्राहक आते हैं साहब, हम सबको जानते हैं। उस दिन क्या हुआ मालूम नहीं साहब। सर, इस होटल में सीसीटीवी है। इसकी रेंज में रोड जरूर आती होगी। हाँ सर, हमारा वो कैमरा पूरा रोड कवर करता है। हमें इसकी फुटेज देखनी है। बिल्कुल। सर, ये रहा बाहर वाले कैमरा का फुटेज। इसकी स्टोरेज क्या है? फुटेज कितने दिन तक रखते हैं आप लोग? सर, वैसे तो हर महीने की 1 तारीख को डिलीट कर देते हैं, मगर इस महीने का अब तक का सारा फुटेज है। मुझे 4 मई सुबह 6 बजे के आसपास की फुटेज चाहिए अभी। वो रहा साहब, यही आदमी है जिसने मुझसे फोन लिया था ना साहब, यही है। सर, इस आदमी को तो मैं नहीं पहचानता। मैंने भी इसे पहले कहीं नहीं देखा। वरुण स्कूल तो गया था स्कूल बस से ही, लेकिन लौटते वक्त बस में नहीं था। शायद उसको किसी ने पिक किया होगा। जबरदस्ती तो किसी ने उठाया नहीं होगा, वरना बच्चा चिल्लाता। हो सकता है वो किडनैपर को पहले से जानता हो और अपनी मर्जी से उसके साथ गया हो। पर बाप बोल रहा है कि वो उस आदमी को नहीं पहचानता। शायद सिर्फ वरुण ही उसे जानता होगा। देखो, वरुण हसन कादरी को अच्छी तरह से जानता था।
हो सकता है वरुण उस आदमी को हसन के साथ मिला हो और हसन उस आदमी को अपनी ढाल बना रहा होगा अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। शायद हसन को लग रहा होगा कि वो आदमी कभी हमारे हाथ नहीं लगेगा। नहीं साहब, हमने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा है। वो कौन सी दुकान है जहां से वरुण चॉकलेट लेता था? वो रही साहब, सामने वाली। नहीं साहब, इससे पहले इसे नहीं देखा। उस दिन वरुण किसके साथ था? साहब धंधे का टाइम था, मैं काम में लगा था, लेकिन ये याद है कि वरुण अकेला आया था, किसी के साथ नहीं। वो किसकी गाड़ी में गया, कुछ देखा तुमने? नहीं देखा साहब। साहब वरुण क्या, स्कूल के सब बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ खरीदते हैं, वापस स्कूल में चले जाते हैं या बस में चढ़ते हैं। बस तो गेट के पास ही खड़ा रहता है ना। साहब ये कैमरा तो बहुत दिन से लगा हुआ है यहाँ पे। हमें फुटेज चाहिए तुरंत। हाइट, बॉडी, सब कुछ हसन कादरी से मैच होता है। बस हेलमेट की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। सर ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर से ये हसन जैसा ही लग रहा है। लेकिन आप हमें बस इतना बताइए कि हसन के पास बाइक है? सर ये तो मैं नहीं जानता। सॉरी सर, पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, शायद नहीं है। शायद पहले वाले पुलिस ऑफिसर्स सही कह रहे थे। शायद हसन ने ही वरुण की जान ली है। सर, इंस्पेक्टर गावड़े ने हसन के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए थे। उन्होंने उसे उसी बेसिस पे गिरफ्तार किया था। तो क्या रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा है जो उस टीम ने नजरअंदाज किया? हाँ सर, इन 2 हफ्तों के दौरान हसन 2 नंबर्स के साथ कंटिन्यूस टच में था। एक है सुनील परांज पे और एक है मुकुल चौहान। कौन है? सर ये सुनील परांज पे तो वो है जिसने उस वॉचमैन कमलेश सुरवे से फोन लिया था। और ये तीसरा मेंबर होगा उस टीम का। लगता है बहुत जल्दी ये केस क्रैक होगा। सर एक बात तो क्लियर है, ये हसन कादरी झूठ बोल रहा है। इसी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और लास्ट तक भी यही लेकर गया था। और वो अनुराग बैनर्जी थोड़ा सॉफ्ट आदमी है सर, भला आदमी है। हसन कादरी उसका फायदा उठा रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तूने वरुण को किडनैपिंग के तुरंत बाद मारा था या थोड़ी देर जिंदा रखा था उसे? ये आप लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? मुझे सच चाहिए, एक एक बात साफ साफ, कोई झूठ नहीं। ये सुनील, इसने चाय की टपरी से फोन किया था फिरौती के लिए और फोन लिया बेचारे उस वॉचमैन से, सही है ना? और ये मुकुंद, इसको क्या काम दिया गया था? इस वक्त ये दोनों हैं कहां? देख हसन, तेरे कफन में कील ठुक चुकी है, बस तुझे नीचे उतारने की देर है। एक एक बात मुझे साफ साफ बता दे, नहीं तो जिंदा कब्र में जाएगा। तूने उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाप के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? वो तो हमेशा तेरी मदद ही करता था ना। कब लौटा रहा है मेरे पैसे? मुकुंद भाई, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। 4 बार पहले टाइम दे चुका हूँ तेरे को मैं। अब्बू के इलाज में पैसे पानी की तरह बह रहा है मुकुंद भाई। और मेरे 20 लाख जो चूने की तरह चाट गया वो नहीं बह गया? देख हसन, मेरे पैसे खुद लौटा दे वरना मैं अपने तरीके से निकलवाऊंगा। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। मैं एकदम ख़त्म हो चुका था साहब।
हर तरफ से पैसे की तंगी थी। मैं अनुराग सेठ से पैसे मांग सकता था, लेकिन इससे पहले भी मैंने उनसे बहुत बार पैसे लिए थे और इस बार रकम भी बहुत बड़ी थी। लेकिन साले के पास पैसे थे, भर भर के पैसे थे, मौज मस्ती और उड़ाने के लिए। हाय, हैप्पी बर्थडे। मुझे पैसे अब्बू के इलाज के लिए चाहिए थे, राबिया की शादी के लिए चाहिए थे, और वो अनुराग सेठ फालतू के पैसे उड़ाए जा रहे। इसलिए तो उन्हें फालतू के वो फोन कॉल्स करता था, धमकियों वाले। हेलो, 30 पेटी तैयार है ना? कौन बोल रहे? ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन बोल रहा हूँ, फर्क ये पड़ता है कि तेरे पास क्या है और तू क्या खो सकता है। वो कौन तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं तेरे को बार बार मौका नहीं दे सकता हूँ। 30 लाख तैयार रखना। तुम हो कौन? हाँ, तू सिर्फ इतना बता 30 लाख कहाँ लेकर आ रहा है, वरना तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहले जब मैं उन्हें फ़ोन करता था, अनुराग सेठ ने कभी भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की थी। वो मेरे फ़ोन को मजाक में लिया करते थे, लेकिन जब मैंने उनके बच्चे को उठा लिया, मुझे लगा कि वो मेरी सारी मांगें पूरी कर देंगे। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे ना, मुझे लगा वो फटाक से पैसे दे देंगे। दिमाग हट गया क्या तेरा? नहीं मुकुंद भाई, कसम से बोल रहा हूँ, जो मांगेंगे वही दे देगा। आपके 20 बनते हैं ना, 30 मांग लेते हैं, 20 आप रख लेना और 5 मैं और मेरा पार्टनर रख लेंगे। कौन पार्टनर? सुनील, मेरा दोस्त है, अभी आ रहा होगा। और हसन भाई? बस ये मुकुंद भाई है और ये सुनील है। हाय। अरे रत्ती भर का टेंशन नहीं होगा मुकुंद भाई, अपन तीनों क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर जैसे काम करेंगे, एकदम मक्खन। अबे मक्खन की छोड़ ढक्कन, बच्चे को किडनैप करने के बाद वो गरम बॉम्ब हो जाएगा, रखेंगे कहाँ उसको? मैंने सारा इंतजाम कर दिया मुकुंद भाई, आप सिर्फ हाँ बोल दो। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारा ही घर है, वैसे भी हम 9 को लौटने वाले हैं। अरे परवीन, हमारी रिटर्निंग 9 की ही है ना? हाँ जी हाँ, हम कल जा रहे हैं और 9 को ही लौट रहे हैं। ठीक है नौशा भाई, मैं कल आकर चाबी ले लूँगा। मैं ये बस तुम्हारे लिए रोक कर नहीं रख सकता। मैंने वरुण की सारी हरकतें बारीकी से देख ली थी। मुझे मालूम था किस पॉइंट पे उसको आवाज़ लगाना है। जब वो चॉकलेट खरीद के दुकान से निकले तब मैं 2 मई को वहाँ गया था, लेकिन वो दुकान पर नहीं आया था। मैं 3 मई को फिर से वहाँ गया। वरुण, वरुण, मैं हसन अंकल बेटा। अच्छा हसन अंकल? हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पापा ने भेजा है मुझे। पापा ने? हाँ। क्यों? अरे उन्हें कुछ पेपर्स देने थे और उन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल से लेके शोरूम तक छोड़ दूँ। अच्छा सुनो, पहले मैं पेपर्स ले लूँगा, उसके बाद तुम्हें शोरूम छोड़ दूँगा, ठीक है? हाँ। चल। भैया वो अनुराग साहब के पेपर्स तैयार है? हाँ, अंदर आ जाओ, तैयार है।
पैसों के लिए फ़ोन कब करेंगे? आज का दिन रहने देते। वैसे भी वहाँ लोग टेंशन में होंगे कि बच्चा स्कूल से घर नहीं लौटा है। कल बात करते हैं। ज़्यादा लेट मत करना भाई। दवा का असर खत्म हो गया तो ये बच्चा जाग जाएगा, और ये जाग गया तो हम सबकी वाट लग जाएगी। अभी होश नहीं आया, लेकिन उसको जल्दी यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक लोचा हो गया। क्या? वो अनुराग सेठ ने पुलिस को बुला लिया है। लेकिन तूने तो कहा था कि वो पुलिस को नहीं बुलाएगा। अरे मुझे कहाँ पता था कि वो पुलिस को बुला लेंगे। पहले जब उसको धमकी देता था तब उसने पुलिस को नहीं बुलाया था। खुदा जाने अब क्यों बुला लिया। अब क्या? रिक्स हो गया भाई, उन्होंने पुलिस को बुला लिया और अब ये लड़का मुझे पहचान भी लेगा और तुम दोनों को भी। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोच हसन। अब इस लड़के को भी वापस नहीं भेज सकते ना। अरे पर उसे यहाँ भी तो नहीं रख सकते ना। मुकुंद भाई लेफ्ट ले लो, लेफ्ट, यहाँ सेफ है। तूने वरुण को गला घोटकर मार डाला, फिर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। लेने के देने पड़ गए। चले थे पैसा कमाने के लिए। अरे एक बच्चे का खून कर बैठे हम लोग। हसन, ये सब तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से। तुम लोग मेरे जगह पे होते तब भी यही होता। मैं बिल्कुल सही मकसद से गया था वहाँ। अब वहाँ पुलिस आ गया तो मैं क्या करूँ? देख हसन, देख, जो होना था वो हो गया, लेकिन अपने को पैसा चाहिए। तू फोन करके मांग ले उससे। लेकिन मुकुंद भाई, वो बनर्जी मेरी आवाज़ फटाक से पहचान लेगा। सुनील, तू फोन कर। मैं क्यों? क्योंकि तुझे कोई नहीं पहचानता है इसीलिए। और हाँ, अपने फ़ोन से फ़ोन मत करना, किसी और के फ़ोन से फ़ोन लगाना। किसके फ़ोन से फ़ोन करूँगा? और ऐसे कैसे कोई फ़ोन देगा? अरे कोई भी बहाना बना लेना, किसी भी राह चलते को पकड़ लेना और बोलना कि इमरजेंसी है। अपनी तो लग गई, अब कुछ नहीं हो सकता। हसन, ये सब क्या हो रहा है यार? हाँ यार, वो तो फ़ोन कॉल को लेके भी पुलिस के वहाँ पहुँच गए। अब पुलिस उस आदमी को ढूंढेगी जिसका मैंने फ़ोन लिया था। अगर उस आदमी को मेरी शक्ल याद आ गई तो मैं तो गया। वो कैसे पहचान लेगा तुझे, हैं? और हाँ, पुलिस तुझ तक कभी नहीं पहुँच सकती है। मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग ना अलग अलग हो जाते हैं, है ना? और जब ये केस ठंडा हो जाएगा तब वापस लौट आएंगे। देख हसन, तू हर बार जो भी कहता है उसका उल्टा ही होता है। इस बार हम कैसे यकीन कर लें कि जो तू कह रहा है वो सही होगा? अरे मुकुंद भाई, ऐसे बैठे रहने से तो सब कुछ सही नहीं हो जाएगा ना। अंडरग्राउंड होने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, वो लोग हम तक नहीं पहुँच पाएंगे और ये कुछ दिनों में केस बंद हो जाएगा। बोल, सुनील और मुकुंद कौन से बिल में छुपे हैं? मिस्टर बनर्जी,
आपके बेटे का हथियारा हसन कादरी ही है। इस जुर्म में उसके साथीदार भी है। और ये हसन ही था जो 4 महीने से आपको धमकियों भरे कॉल कर रहा था। सिर्फ उसका कबूलनामा ही नहीं, हमारे पास इस बात के ठोस सबूत भी है। काश आपने उसकी धमकियों को सीरियसली लिया होता। मुझे यकीन ही नहीं होता कि अपना हसन ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर वक्त उसकी मदद की, फिर भी। लालच अजगर की तरह होता है मिस्टर बनर्जी, जो इंसान की इंसानियत के साथ साथ उसके ज़मीर को भी जिंदा निकल जाता है। आई एम सॉरी फॉर योर सन। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। इस केस की तहकीकात करने वाले लोकल पुलिस अधिकारियों को लापरवाही के चार्जेस में सस्पेंड कर दिया गया है। इस सारे मामले की जांच करने के लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई है। तीनों मुजरिम इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर किडनैपिंग के लिए आईपीसी की धारा 361 और 361A लगाई गई है। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस भी उन पर दर्ज किया गया है। सबसे अहम सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वरुण की जान बच सकती थी? काश अनुराग बैनर्जी ने सबसे पहली धमकी की रिपोर्ट की होती और उसकी जांच की गई होती। काश मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन दुगनी स्पीड पर की गई होती। काश पुलिस सबसे पहले स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखती और हसन को तुरंत गिरफ्तार कर लेती। काश पुलिस अनुराग बैनर्जी के घर वर्दी में ना आई होती, जिसकी वजह से हसन को पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चला। अगर इस केस को हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बार काश हमारी जुबान पर आ जाता है। वो सारी बातें आंखों के सामने आ जाती हैं जो अगर की जाती या ना की जाती तो एक कीमती जान बच सकती थी। इस केस में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हालात से नजर ना फेरें, उसे नजरअंदाज ना करें। किसी भी खतरे या धमकी को मजाक ना समझें, किसी भी सबूत या सुराग को छोटा ना समझें, ताकि हमें कभी काश कहने की नौबत ना आए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर रहना है सुरक्षित तो हमेशा रहना होगा सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.